Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shaji E Academy. This is your biology class and I am your biology instructor, Sir Umer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 8 हम स्टडी कर रहे हैं। नाम है इसका न्यूट्रिशन। आज के लेक्चर में इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करना शुरू करेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आज के लेक्चर में हमने कवर करना है। तो बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू करने से पहले मोनोमर और पॉलीमर को एक दफा रिवाइज करते हैं। आपको मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बताया कि आपकी बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में अलग अलग एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी के कुछ मोनोमर्स में से एक होता है मोनोसेक्राइड्स, एक होता है अमाइनो एसिड्स, एक होते हैं फैटी एसिड्स, एक होते हैं ग्लाइसरॉल्स। ये मोनोमर्स होते हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल्स को मोनोमर्स कहा जाता है। फिर आपकी बॉडी में अक्सर ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन हो जाकर जब ये चेन बनाते हैं तो फिर इन चेन की तरह के मॉलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स कहते हैं। अब अगर मोनोसेक्राइड्स हैं जी, मोनोमर्स, वो कंबाइन हुए तो उनकी चेन्स को हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। अगर अमाइनो एसिड्स हैं मोनोमर्स, वो आपस में कंबाइन होते हैं तो उनकी चेन्स को हम, उनकी पॉलीमर्स को हम प्रोटीन कहते हैं। और 3 फैटी एसिड ग्लाइसरॉल आपस में कंबाइन होकर एक छोटी पॉलीमर बनाता है, उसको लिपिड्स कहा जाता है। तो बच्चों, ये मोनोसेक्राइड, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल्स, दे आर द मोनोमर्स, व्हाइल पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर पॉलीमर्स। याद रखिएगा, मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स के जो यूनिट मॉलिक्यूल्स जो मोनोमर्स होते हैं वो मोनोसेक्राइड्स कहलाते हैं। प्रोटीन पॉलीमर है, इसके मोनोमर्स को हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। सिमिलरली लिपिड्स भी पॉलीमर्स हैं और इनके मोनोमर्स को हम फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल कहते हैं। अब बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करने से पहले आपको थोड़ा फूड का माजरा समझना होगा। ये आपके पास है जी फूड। आपके इस फूड के अंदर पॉलीमर्स होती हैं। कौन कौन सी पॉलीमर्स होती हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स। आपके फूड में आप कुछ भी खाना खाते हैं, उस फूड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स की पॉलीमर्स होती हैं। ये जो पॉलीमर्स होती हैं इनसॉल्युबल, इनडिफ्यूजिबल होती हैं। ये पॉलीमर्स आपके ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो सकती, आपके ब्लड में ये सॉल्युबल नहीं होती। तो आपके बॉडी के अंदर इन पॉलीमर्स को ब्रेक किया जाता है और इनके मोनोमर्स अलहदा हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की पॉलीमर है, उसको ब्रेक करेंगे तो उसके मोनोमर्स बनेंगे मोनोसेक्राइड। प्रोटीन की पॉलीमर होगी, वो जब ब्रेक होगी तो उसके मोनोमर्स बनेंगे अमाइनो एसिड्स। और अगर लिपिड्स की पॉलीमर है वो ब्रेक होगी तो उसके मोनोमर्स को हम फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल्स कहेंगे। और अब ये जो मोनोमर्स होते हैं, इनकी खास बात ये है कि ये आपके ब्लड में सॉल्युबल होते हैं। पॉलीमर्स आपके ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो सकती थी, बट ये जो मोनोमर्स हैं ये आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाती हैं। दे आर सॉल्युबल इन ब्लड। तो आपके फूड के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, बट किस फॉर्म में है? पॉलीमर्स की फॉर्म में। आपकी बॉडी में इन पॉलीमर्स को ब्रेक किया जाता है, इनके मोनोमर्स बनाए जाते हैं और फिर ये मोनोमर्स आपके ब्लड में से आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाते हैं। बच्चों, ये जो प्रोसेस है कि पॉलीमर्स को ब्रेक करें, उनके मोनोमर्स को अलहदा कर दें, इस प्रोसेस को केमिकल डाइजेशन कहा जाता है। याद रख लिएगा, आज के लेक्चर में केमिकल डाइजेशन जब भी वर्ड यूज हो तो इसका मतलब है कि पॉलीमर्स ब्रेक हो रही हैं और उनके मोनोमर्स बन रहे हैं। दिस कन्वर्जन ऑफ पॉलीमर इनटू मोनोमर्स इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। अब आते हैं बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ये जी आपका पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम काफी लेंथी सिस्टम है। ये आपके माउथ से ये सिस्टम स्टार्ट होता है, आपके नेक, आपके थोरैकिक कैविटी से होता हुआ आपके एब्डोमेन में ये सिस्टम लाई करता है। आपके एब्डोमेन में ये सिस्टम ज्यादातर पाया जा रहा है। तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बच्चों, इस सिस्टम के कुछ काम है। पहला काम है इस सिस्टम का इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है फूड को बॉडी के अंदर लेकर आना। आपका फूड जो एनवायरनमेंट में मौजूद होगा, आप इस फूड को लेंगे और अपनी बॉडी के अंदर ले आएंगे, ये कहलाएगा इंजेक्शन। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला काम होगा। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ही
आप फूड एंटर करेंगे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला काम इंजेक्शन, यानी फूड को बॉडी के अंदर एंटर करना। फिर बच्चों ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा काम होगा डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है फूड को ब्रेक करना, खाने के मॉलिक्यूल्स को तोड़ना, खाने को तोड़ना। अब डाइजेशन बच्चों याद रखिएगा दो तरह का होता है, एक मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है, एक केमिकल डाइजेशन कहलाता है। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब होता है आपके फूड का लार्ज पीस होगा, आपके फूड का एक बड़ा टुकड़ा होगा, आप उसको तोड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े बना देंगे। आप दांतों से, आप जब कोई फूड खाते हैं तो वो काफी बड़ा टुकड़ा होता है, लेकिन फिर आप ऑब्जर्व करें कि आप दांतों से उस टुकड़ों को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे महीन स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। बच्चों ये जो खाने का बड़ा टुकड़ा टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो रहा है, ये डाइजेशन की पहली टाइप होती है। इसे मैकेनिकल डाइजेशन कहा जाता है। और डाइजेशन की दूसरी टाइप केमिकल डाइजेशन, जो मैं अभी आपको मैंने एक्सप्लेन की। आपके फूड की पॉलीमर्स होंगी, वो ब्रेक हो जाएंगी और मोनोमर्स बन जाएंगी, और ये कहलाएगी केमिकल डाइजेशन। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों तरह की डाइजेशन करेगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फूड के लार्ज पीस को ब्रेक करके छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करेगा, यानी कि मैकेनिकल डाइजेशन। साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड की पॉलीमर्स ब्रेक होकर मोनोमर्स बनेंगी, यानी कि केमिकल डाइजेशन। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा काम होगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला काम फूड को बॉडी के अंदर लाना, यानी कि इंजेक्शन। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा काम उस फूड को ब्रेक करना, यानी कि डाइजेशन। अब डाइजेशन याद रखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में दोनों तरह की होगी। फूड का बड़ा टुकड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होगा, ये मैकेनिकल डाइजेशन कहलाएगी। फूड की पॉलीमर्स ब्रेक होकर मोनोमर्स बनेंगी, ये केमिकल डाइजेशन कहलाएगी। अब बच्चों आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा काम होगा एब्सॉर्प्शन। केमिकल डाइजेशन के नतीजे में जो मोनोमर्स बनेंगी, जो सिंपल फूड पार्टिकल्स बनेंगे, अब वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से निकल के आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाएंगे। ये काम, ये फंक्शन एब्जॉर्प्शन कहलाता है, और ये भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होगा। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम ने ही केमिकल डाइजेशन की, फूड की पॉलीमर्स को ब्रेक करके मोनोमर्स बनाया, और फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन मोनोमर्स को आपके ब्लड में डिसॉल्व कर देता है। तो बच्चों ये जो मोनोमर्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से आपके ब्लड में डिसॉल्व हो रही हैं, ये कहलाती हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद बच्चों आखिरी काम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का होगा इजशन। आपके फूड में मैकेनिकल डाइजेशन जब हो जाएगी, उसके छोटे छोटे पीसीस बन जाएंगे। जब केमिकल डाइजेशन हो जाएगी, उसकी पॉलीमर्स ब्रेक होके मोनोमर्स बन जाएंगी, और मोनोमर्स आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाएंगी। तो अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऐसा फूड बचेगा जो ब्रेक नहीं हो रहा, जो टूट नहीं हो रहा, जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। उस फूड को हम अनडाइजेस्टेड फूड या अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स कहेंगे। आपके फूड के वो कंपोनेंट्स, आपके फूड की वो चीजें जो डाइजेस्ट नहीं हो रही, जो ब्रेक नहीं हो रही, वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स को आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बाहर निकाल देता है। और बच्चों ये फंक्शन एग्जशन कहलाता है। तो ये चार काम हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। पहला काम फूड को बॉडी के अंदर लाना, ये कहलाता है इंजेक्शन। दूसरा काम फूड को ब्रेक करना, ये कहलाता है डाइजेशन। अब डाइजेशन दो तरह की होगी, फूड का बड़ा पीस छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होगा, तो आप इसको कहेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। फूड की पॉलीमर्स ब्रेक होके मोनोमर्स बनेंगी, आप उसे केमिकल डाइजेशन कहेंगे। फिर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा काम क्या होगा कि आपके फूड की जो मोनोमर्स होंगी वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा काम एब्सॉर्प्शन कहलाता है। और वो फूड जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जो टूट नहीं रहा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स को बॉडी से बाहर रिमूव कर देगा, और ये फंक्शन कहलाएगा इजेशन। तो अब ये हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के चार काम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है, जो पहला पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है माउथ, मुंह। बच्चों माउथ जो है, आपके माउथ में दो लिप्स मौजूद हैं, जिससे आपका माउथ ओपन या क्लोज हो सकता है। आप लिप्स की मदद से अपने माउथ को खोलते हैं और बंद कर सकते हैं। आप लिप्स की मदद से अपने माउथ को खोलेंगे और फूड की इंजेक्शन करेंगे, आपका फूड आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएगा माउथ के जरिए। सो माउथ इज द ओपनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम
एंड इट्स फंक्शन इज इंजेशन। माउथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग है, ओपनिंग है, यहाँ से आप फूड को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करेंगे। अब बच्चों, माउथ के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आपके हेड का ये हिस्सा है, इसे बक्कल कैविटी कहा जाता है। बच्चों, बक्कल कैविटी में जो सबसे पहली काम की चीज होगी वो है आपके टीथ, आपके दांत। आपकी बक्कल कैविटी में टोटल 32 यानी कि 32 के करीब दांत मौजूद होते हैं। ये 32 टीथ जो हैं, इनमें से 16 टीथ आपके अपर जॉज में है और 16 टीथ आपके लोअर जॉ में। इन टीथ की मदद से आपने जो फूड का बड़ा पीस बॉडी के अंदर लाए हैं माउथ के जरिए, आप टीथ की मदद से इस फूड के बड़े पीस को तोड़ तोड़ कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। बच्चों, ये ग्राइंडिंग या मैस्टिकेशन या मैकेनिकल डाइजेशन हो जाती है। तो दांतों की मदद से आप चबा चबा कर अपने फूड के बड़े टुकड़े को छोटे 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 पीसेस में तोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे। उसके बाद आपकी बक्कल कैविटी में जो दूसरी चीज है वो है आपकी जबान, आपका टंग। आप जबान की मदद से अपने फूड को टेस्ट करते हैं कि आपका फूड जो है उसका जायका कैसा है। और सलाइवा जो होगा, यानी कि जिसको आप उर्दू जबान में थूक कहते हैं, आप जबान की वजह से या जबान की मदद से अपने फूड के पीसेस के साथ सलाइवा को मिक्स करते हैं। ये दो काम आपकी जबान के हैं। एक काम आपकी जबान का आपके फूड को टेस्ट करना, और दूसरा काम फूड के छोटे छोटे जो दांतों ने पीसेस किए उसको सलाइवा के साथ मिक्स करना। और बच्चों, आपकी बक्कल कैविटी का तीसरा पार्ट जो है वो सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये आपके हेड में इनकी कुल तादाद 6 है। 6 सिलेवरी ग्लैंड होते हैं जी इंसान के हेड में। दो सिलेवरी ग्लैंड्स जो हैं वो कान के नीचे होते हैं, इन्हें पैरोथिड ग्लैंड्स कहा जाता है। फिर दो सिलेवरी ग्लैंड आपके लोअर जॉ में आगे की तरफ हैं, इन्हें सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहा जाता है। और दो सिलेवरी ग्लैंड आपके लोअर जॉ में पीछे की तरफ हैं, इन्हें सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स कहा जाता है। तो ये पैरोथिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, ये सारे सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा आपके माउथ यानी आपकी बक्कल कैविटी में आ जाता है। सलाइवा की मदद से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम लुब्रिकेट होता है। और सलाइवा जो है वो एक केमिकल डाइजेशन करता है। आपके फूड की जितनी भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगी, सलाइवा का एक एंजाइम होता है, उसका नाम है एमाइलेस। एमाइलेस आपकी कार्बोहाइड्रेट्स को दो दो मॉलिक्यूल्स के यूनिट बना देता है, दो दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक कर देता है, जिनको माल्टोस कहा जाता है। और ये पॉलीमर ब्रेक हो रही है तो ये केमिकल डाइजेशन हो जाएगी। तो ये आपका बक्कल कैविटी हो गया। आपने माउथ के जरिए फूड को अपनी बक्कल कैविटी में लाए। अब फूड के आपकी बक्कल कैविटी के जो दांत होते हैं वो फूड को चबा चबा के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, जिसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। आपकी बक्कल कैविटी में दूसरी चीज जबान है, जो आपके खाने को टेस्ट करती है और आपके फूड के पीसेस को इस सलाइवा के साथ मिक्स करती है। तीसरी चीज आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं बक्कल कैविटी में, ये सलाइवा बनाते हैं। जबान की वजह से सलाइवा आपके फूड के साथ मिक्स हो जाता है। और अब सलाइवा का एक एंजाइम होता है, उसका नाम है एमाइलेस। यह आपके फूड की सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की जो पॉलीमर्स होंगी उन्हें ब्रेक करना शुरू करेगा। यहाँ कार्बोहाइड्रेट की कोई मुकम्मल ब्रेकअप नहीं होता, दो दो मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं, जिन्हें हम माल्टोस कहते हैं। ये सलाइवा हो गया, बक्कल कैविटी हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आपका आता है वो आपके नेक का ऊपरी हिस्सा है, इसे फेरिंग्स कहा जाता है। बच्चों, फेरिंग्स जो है वो आपकी बॉडी का ऐसा पार्ट होता है जो कि आपकी बक्कल कैविटी और आपकी जो ऊपर नाक के पास नसल कैविटी होती है, इन दोनों से पीछे जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये आपकी बक्कल कैविटी है जो आपके माउथ के जरिए एंटर होते हैं इसमें आप। और ये ऊपरी हिस्सा जो है इसे नसल कैविटी कहा जाता है। ये नाक के जो दो सुराग होते हैं, यहाँ से नसल कैविटी के अंदर एंट्री होती है एयर की। ये दो कैविटीज है, ये बक्कल कैविटी, ये नसल कैविटी। यहाँ मुंह से फूड आता है और नसल कैविटी में इन नॉस्ट्रिल से यहाँ एयर आती है। अब इन दोनों कैविटी को पीछे की तरफ देखें तो ये जो कलर्ड हिस्सा नजर आ रहा है, जहाँ नसल कैविटी भी आ रही है
बक्कल कैविटी भी आ रही है, इसे फेरिंग्स कहते हैं। ये है जी फेरिंग्स। अब फेरिंग्स का वो हिस्सा जो नसल कैविटी से कनेक्ट है वो कहलाता है नेसोफेरिंग्स। फेरिंग्स का वो हिस्सा जो बक्कल कैविटी से कनेक्ट है वो कहलाता है ओरोफेरिंग्स। और फेरिंग्स का फिर अगला आखिरी हिस्सा जहां ये दोनों कैविटी मिल गई, एक हो गई, वो कहलाता है लैरिंगोफेरिंग्स। अब बच्चों लैरिंगोफेरिंग्स के पास एक छोटा सा वॉल होता है जिसको एपिग्लोटस कहा जाता है। आपके बक्कल कैविटी से जब फूड एंटर होगा तो वो एक ट्यूब में एंटर होता है। एरो की मदद से आपको दिखाया जा रहा है कि जो फूड है आपकी बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में आता है, और फेरिंग्स से दो ट्यूब्स होती हैं, एक ट्रैकिया और एक एसोफेगस। एसोफेगस में एंटर होता है। कहाँ एंटर हो जाता है वो? एसोफेगस में। ये ट्यूब की मदद से आपको दिखा रहे हैं, ये देखें। ये फूड जो है आपकी बक्कल कैविटी से किस में आया पहले? फेरिंग्स में। और फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फिर वो आगे एक ट्यूब में एंटर होता है जिसको एसोफेगस कहा जाता है। और बच्चों फेरिंग से जो दूसरी ट्यूब निकल रही होती है उसे ट्रैकिया कहते हैं, और वो आपके लंग्स के अंदर तक जाती है, यानी वो आपके लंग्स की तरफ जा रही है। एपिग्लोटस ट्रैकिया को कवर कर देता है ताकि फूड जो है वो वो लंग्स की तरफ ना जाए बल्कि एसोफेगस की तरफ जाए। तो ये हो गया फेरिंग्स। नाक से नसल कैविटी और मुंह से जो बक्कल कैविटी है बैक साइड पे, वो दोनों कंबाइन हो जाती है, इस हिस्से को फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स का वो हिस्सा जो नेसल कैविटी से कनेक्टेड है नेसोफेरिंग्स कहलाता है। फेरिंग्स का वो हिस्सा जो बक्कल कैविटी से कनेक्ट है ओरोफेरिंग्स कहलाता है। और फेरिंग्स का जो लोअर पोर्शन है जहां से दो ट्यूब निकल रही है, एक ट्यूब ट्रैकिया जो लंग्स की तरफ जा रही है, और एक ट्यूब एसोफेगस जो स्टमक की तरफ जा रहा है। फेरिंक्स का तीसरा हिस्सा जो इन दोनों ट्यूबों से जुड़ा हुआ है वो लैरिंगोफेरिक्स कहलाता है। अब आपने माउथ से बक्कल कैविटी में फूड लाए, आपका सलाइवा, जबान, दांत ने उस फूड पर काम किया, फिर वो फूड आपके फेरिंक्स में आता है। एपिग्लोटस लैरिंक्स को, एपिग्लोटस ट्रैकिया को कवर कर देता है, और आपका फूड एसोफेगस में एंटर हो जाता है। तो अब अगला पार्ट एसोफेगस है जी, ये ट्यूब। अब ये एसोफेगस वही ट्यूब है जो फेरिंक्स से कनेक्टेड थी। आपकी बक्कल कैविटी का फूड फेरिंक्स से इसी ट्यूब में एंटर होता है। अब इस ट्यूब में आपका जो फूड है वो आहिस्ता आहिस्ता मस्कुलर एक्शंस की मदद से नीचे की तरफ मूव करता है, और अगले पार्ट में एंटर होता है जिसको आप स्टमक कहते हैं। तो अब ये जो फूड है ये एसोफेगस में मस्कुलर एक्शंस की मदद से नीचे की तरफ मूव होगा और हमारे अगले पार्ट में आएगा जिसको स्टमक कहा जाता है। उर्दू में आप स्टमक को मैदा कहते हैं। स्टमक का वो हिस्सा जो एसोफेगस से कनेक्टेड है वो कार्डिया कहलाता है। फिर उसके बाद स्टमक का थोड़ा उठान की तरफ का, इस उठान जैसा यानी ऊपर की तरफ गोल हिस्सा होता है, उसे फंडस कहते हैं। बाकी सारे हिस्से को स्टमक के बॉडी कहा जाता है। और स्टमक का जो आखिरी हिस्सा है जहां से फिर एक और ट्यूब निकल रही है उसे पाइलोरस कहा जाता है। तो ये हमारे स्टमक के रीजन्स होते हैं। स्टमक का वो हिस्सा जो एसोफेगस से जुड़ा हुआ है कार्डिया कहलाएगा। स्टमक के ऊपरी हिस्से को फंडस, स्टमक के बाकी पूरे हिस्से को बॉडी, और स्टमक का जो लास्ट पार्ट है जहां से एक ट्यूब इमर्ज हो रही है उस हिस्से को पाइलोरस कहा जाता है। बच्चों स्टमक के अंदर होते हैं यहाँ पर और यहाँ पर दो वॉल, इन्हें कहा जाता है कार्डियक स्पिंक्टर और पाइलोरस स्पिंक्टर। ये ओपन और क्लोज हो सकते हैं। ओपन होंगे तो आपके स्टमक के अंदर फूड एंटर होगा कार्डियक स्पिंक्टर से, और कार्डियक स्पिंक्टर बंद हो जाएगा तो अब आपके फूड में आपके स्टमक में फूड एंटर नहीं हो सकता। सिमिलरली पाइलोरिक स्पिंक्टर जब ओपन होगा तो आपके स्टमक से फूड आगे बढ़ेगा, और जब पाइलोरिक स्पिंक्टर बंद हो जाएगा तो आपका फूड स्टमक में स्टोर रहेगा। आपके स्टमक के अंदर की वॉल में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। बच्चों ये गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस बना के स्टमक में फिल कर देते हैं। इस जूस को गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है। गैस्ट्रिक जूस में दो चीजें होती हैं। एक एसिड होता है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये आपके फूड के बैक्टीरिया को मारेगा। और आपके गैस्ट्रिक जूस के एक एंजाइम है, नाम है उसका पेप्सिनोजिन, उसको एक्टिव फॉर्म में लाएगा। ये पेप्सिनोजिन अभी आप समझ लें बंद है, ऑफ है, इनएक्टिव है। HCl इसको ऑन कर देगा, इसको एक्टिव कर देगा, और जब ये एक्टिव हो जाता है
तो इसे पेप्सिन कहा जाता है। ये आपके गैस्ट्रिक जूस के HCl का काम है। और आपके गैस्ट्रिक जूस में सेकंड चीज म्यूकस है। HCl एक एसिड है, ये आपके स्टमक की वॉल को डैमेज कर सकता है। तो जो म्यूकस है वो आपके HCl की स्टमक की वॉल को HCl से प्रोटेक्ट करता है। गैस्ट्रिक जूस में तीसरी चीज एक एंजाइम पेप्सिन। ये एंजाइम जब गैस्ट्रिक जूस में होता है तो इनएक्टिव होता है और उस वक्त इसको हम पेप्सिनोजिन कहते हैं। बट गैस्ट्रिक जूस का जो HCl है वो इस एंजाइम को एक्टिव कर देता है और इसको पेप्सिन कहते हैं। बट जो पेप्सिन जो है वो केमिकल डाइजेशन करेगा प्रोटीन की। आपके फूड की जो प्रोटीन की पॉलीमर्स होंगी, पेप्सिन उन पॉलीमर्स को ब्रेक करके छोटी छोटी चेन्स बनाएगा, जिन्हें शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स कहा जाता है। तो ये हो गया आपका अगला पार्ट, स्टमक। एसोफेगस से जो फूड था वो एंटर हुआ स्टमक के अंदर। स्टमक के चार हिस्से हैं। एसोफेगस की तरफ जो हिस्सा है वो कार्डिया कहलाता है। फिर उसके बाद ऊपरी हिस्सा फंडस होता है। बाकी पूरे स्टमक को बॉडी कहते हैं। और आखिरी हिस्सा स्टमक का पाइलोरस कहलाता है। स्टमक के अंदर दो स्पिंक्टर हैं, एक कार्डियक स्पिंक्टर और एक पाइलोरिक स्पिंक्टर। या आपके फूड को, आपके स्टमक के अंदर फूड की एंट्री एग्जिट यानी आने और जाने को कंट्रोल करते हैं। आपके स्टमक के अंदर की तरफ इनर वॉल में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जिन्हें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहा जाता है। ये एक जूस बनाते हैं, उस जूस का नाम गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस में तीन चीजें, एक एसिड HCl जो फूड के बैक्टीरिया को मारेगा, और एंजाइम पेप्सिनोजिन को एक्टिव फॉर्म में लाएगा, जिसे पेप्सिन कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड की दूसरी चीज म्यूकस, यह आपके स्टमक की वॉल को HCl से बचाएगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड की तीसरी चीज एक एंजाइम पेप्सिनोजिन, जो कि शुरू में इनएक्टिव था लेकिन HCl ने उसको एक्टिव कर दिया। एक्टिव फॉर्म में हम इसको पेप्सिन कहते हैं। या आपके फूड की जो प्रोटीन की पॉलीमर्स हैं उन्हें ब्रेक करके उनकी केमिकल डाइजेशन करेगा और छोटी छोटी चेन्स बनाएगा, जिन्हें शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहते हैं। अब स्टमक के बाद फूड आगे की तरफ बढ़ता है। ये अगला पार्ट एक लंबी क्वाइल ट्यूब है, इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। ये देखें जी, काफी लंबी ट्यूब है, थोड़ी पतली होती है और काफी ज्यादा क्वाइल मौजूद है, क्वाइल क्वाइल हुई भी है। बच्चों, इस लॉन्ग क्वाइल थिन ट्यूब को स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। इसके तीन हिस्से होते हैं। इसका शुरू का हिस्सा ड्यूडेनम कहलाता है, इसका मिडल का हिस्सा जीजेनम कहलाता है और इसका आखिरी बड़ा हिस्सा इलियम कहलाता है। आपके फूड स्टमक से ड्यूडेनम में आते हैं। ये आपके नीचे ड्यूडेनम बनी हुई है। अब इस ड्यूडेनम से मजीद दो ग्लैंड्स जुड़े हुए होते हैं। आपकी बॉडी के दो ग्लैंड्स ड्यूडेनम से कनेक्टेड हैं। एक कहलाता है लीवर और दूसरा कहलाता है पेंक्रियास। ये दोनों आपके ड्यूडेनम से कनेक्टेड होते हैं। ये दोनों एक जूस बनाते हैं। लीवर जो जूस बनाता है उसको कहते हैं बाइल जूस, और पेंक्रियास जो जूस बनाता है उसे पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं। डक्ट यानी कि ट्यूब्स के जरिए लीवर का बाइल जूस और पेंक्रियास का पेंक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम के अंदर एंटर हो जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, इसने तीन चीजें रिसीव की। पहली चीज, इसने फूड रिसीव किया स्टमक से। दूसरी चीज, इसने बाइल जूस रिसीव किया लीवर से। और तीसरी चीज, पेंक्रियाटिक जूस किया रिसीव पेंक्रियाटिक जूस से। बच्चों, वो ट्यूब जो लीवर और पेंक्रियास के जूसिस को ड्यूडेनम में ट्रांसफर करती है, इस ट्यूब को हिपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। अब इन जूसिस ने ड्यूडेनम में फूड के साथ क्या काम करना है? ये जूसिस, लीवर का जो बाइल जूस है, पेंक्रियास का जो पेंक्रियाटिक जूस है, हेपाटो पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए जब ड्यूडेनम में आता है तो फूड के साथ मिक्स हो जाता है। अब ये जो बाइल जूस होता है इसके अंदर होते हैं बाइल सॉल्ट्स। या आपके फूड की जो फैट के बड़े बड़े पीसीस होंगे उन्हें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देगा। बच्चों, ये जो फैट के बड़े टुकड़े छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक हो रहे हैं, इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। तो ये बाइल जूस का काम हुआ। बाइल जूस के अंदर है बाइल सॉल्ट्स, जो आपके फैट के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देते हैं, यानी इमल्सिफिकेशन कर देते हैं। बच्चों, बाइल जूस के अलावा एक और जूस हमारे फूड में शामिल हुआ जो पेंक्रियास ने बनाया। इस जूस को पेंक्रियाटिक जूस कहते हैं।
अब ये पैंक्रियाटिक जूस के 3 एंजाइम्स होते हैं, फूड के साथ मिक्स होकर ये एंजाइम्स अब फूड पर एक्शन करते हैं, केमिकल डाइजेशन करते हैं। इन 3 एंजाइम्स में से पहला एंजाइम एमाइलेज होता है। या आपके फूड की अगर कोई कार्बोहाइड्रेट रह गई, उनको ब्रेक करके माल्टोज बनाता है। उसके बाद पैंक्रियाटिक जूस का दूसरा एंजाइम ट्रिप्सिन है। यह आपके फूड की जो बची हुई प्रोटीन्स होती हैं, उन पॉलीमर्स को ब्रेक करके छोटी शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनाता है। और बच्चों, पैंक्रियाटिक जूस का तीसरा एंजाइम लाइपेज है। यह आपके फूड में जो लिपिड्स होती हैं, पॉलीमर्स, उनको ब्रेक करके उनके मोनोमर्स यानी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बना देता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला जो पार्ट था ड्यूडेनम, उसके बाद जो अगला पार्ट आता है जीजैनम, वहां पर होते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। वो बनाते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इस इंटेस्टाइनल जूस में 2 एंजाइम्स होते हैं। एक एंजाइम होता है एमाइनो पेप्टाइडेज। या आपके फूड में जो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनी थी, उन्हें मजीद तोड़कर उनको मोनोमर्स यानी अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। और इंटेस्टाइनल जूस में जो दूसरा एंजाइम है, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेसिस। आपके एमाइलेज ने जितने भी माल्टोज बनाई थी, कार्बोहाइड्रेसिस उन तमाम माल्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। बच्चों, यहाँ पर केमिकल डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। आपके फूड की तमाम पॉलीमर्स ब्रेक हो गई, कार्बोहाइड्रेट भी ब्रेक हो गई, प्रोटीन्स भी ब्रेक हो गई और लिपिड्स भी ब्रेक हो गई और सिंपल मॉलिक्यूल्स बन गए। कार्बोहाइड्रेट के सिंपल मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज बने, प्रोटीन के सिंपल मॉलिक्यूल्स अमाइनो एसिड्स बने, लिपिड्स के सिंपल मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बने। यानी कि यहाँ तक जो केमिकल डाइजेशन आपको आज के लेक्चर की शुरुआत में समझाया था, यहाँ तक केमिकल डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब आपके फूड में कोई पॉलीमर नहीं है, सारी मोनोमर्स हैं। कौन कौन सी मोनोमर्स हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अब बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन का तीसरा हिस्सा शुरू होता है, इलियम। इलियम के अंदर इनर वॉल में आपको बहुत सारी ऐसी उंगलियों के तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, जिन्हें विलस कहा जाता है। विलस की वॉल इंतहाई पतली होती है। विलस के अंदर ब्लड कैपलरीज होती हैं और एक लंबी सी ट्यूब होती है जिसे लैक्टियल कहा जाता है। ब्लड कैपलरीज के अंदर रेड कलर का ब्लड मौजूद होता है, जबकि लैक्टियल के अंदर व्हाइट कलर का एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसे लिम्फ फ्लूइड कहा जाता है। अब बच्चों, इलियम में से जब आपका फूड गुजरता है, तो फूड की जो मोनोमर्स होती हैं, वो आपके विलस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब मोनोमर्स में से जो ग्लूकोज थी और जो अमाइनो एसिड्स थी, वो विलस के अंदर एब्जॉर्ब हुई और ब्लड कैपलरीज के ब्लड में डिसॉल्व हो गई। और जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स थे, वो रिकम्बाइन हो जाते हैं, वो आपस में दोबारा जुड़ जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बन जाते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड्स आपके विलस में एब्जॉर्ब होकर ब्लड के बजाय लैक्टियल के अंदर लिम्फ फ्लूइड में एब्जॉर्ब होती है। तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का तीसरा फंक्शन यानी कि एब्जॉर्प्शन भी हो गया। आपके फूड की सिंपल मॉलिक्यूल्स आपके ब्लड में डिसॉल्व हो गए। आपके फूड का जो ग्लूकोज अमाइनो एसिड है, वो ब्लड में डिसॉल्व हुआ है, प्लस के अंदर एंटर होके ब्लड कैपलरीज के अंदर के ब्लड में डिसॉल्व हो गया। और आपके जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल्स के जो मोनोमर्स थे, वो कंबाइन होकर ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं पहले, फिर विलस के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और विलस की लैक्टियल में जाकर डिसॉल्व हो जाते हैं। आपके फूड से सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हो गए और अब आपके पास इस फूड में वो मटेरियल्स बचे जो डाइजेस्ट नहीं हो रहे, जिन्हें अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स कहा जाता है। ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स अब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले पार्ट में एंटर होते हैं, जिसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। ये भी एक लंबी सी ट्यूब है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से काफी ज्यादा थिक होती है। इसकी कॉइलिंग को अगर हम देखें, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा जो स्टार्टिंग पार्ट होता है, उसे सीकम कहा जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन की ट्यूब ऊपर की तरफ जाती है, इसे असेंडिंग कॉलन कहते हैं। फिर लार्ज इंटेस्टाइन के इस हिस्से को ट्रांसवर्स कॉलन, इस पार्ट को डिसेंडिंग कॉलन और इस पार्ट को सिग्मोइड कॉलन कहा जाता है। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। स्टार्टिंग पार्ट सीकम होता है, फिर उसके बाद एक लंबी ट्यूब असेंडिंग कॉलन होती है, फिर एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब ट्रांसफर कॉलन होती है,
फिर एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब नीचे की तरफ आ रही है, डिसेंडिंग कोलॉन कहते हैं, और फिर सिग्मोइड कोलॉन। अब आपके जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, जो फूड ब्रेक नहीं हो रहा था, वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। ये आखिरी पार्ट, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, ये अलग है, रेक्टम। अच्छा, अब आपका जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के पहले हिस्से सीकम में एंटर होते हैं। अब ये सीकम से असेंडिंग कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन से ट्रांसवर्स कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन से डिसेंडिंग कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन से सिग्मोइड कोलॉन तक आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। एरो की मदद से आपको इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन भी नजर आ रही है। तो अब ये अनडाइजेस्टेड फूड आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ गुजरता है। अब जब आपका अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में मूव हो रहा होगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। वाटर के एब्जॉर्ब करने से अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आ जाता है और उसको फीसिस कहा जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बाद ये जो फीसिस बना, ये अगले पार्ट में स्टोर होता है टेम्पररी तौर पे, जिसे रेक्टम कहा जाता है। रेक्टम में फीसिस जो है वो स्टोर हो जाता है टेम्पररी तौर पे। फिर उसके बाद रेक्टम के नीचे एक होल होता है जिसे एनस कहा जाता है। रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये जितना भी फीसिस है एनस के थ्रू बॉडी से बाहर डिस्चार्ज आउट हो जाएगा। ये है जी आपका पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने देखा, आपने माउथ से फूड को एंटर किया जिसे इंजेक्शन कहते हैं। फिर आपके दांतों ने, स्टमक ने फूड के बड़े पीस को छोटे छोटे पीसीस में कन्वर्ट किया, ये मैकेनिकल डाइजेशन कहलाती है। आपने देखा जगह जगह ग्लैंड्स थे जिन्होंने इंजाइम्स बनाए थे। एक इंजाइम बना एमाइलेस, या आपके फूड की जो कार्बोहाइड्रेट की पॉलीमर्स हैं उन्हें माल्टोस नाम के छोटी छोटी चेन्स में ब्रेक करता है। एक इंजाइम बना पेप्सिन, एक इंजाइम बना ट्रिप्सिन, या आपके फूड की प्रोटीन की जो पॉलीमर्स हैं उन्हें छोटी छोटी चेन्स में ब्रेक करता है, जिन्हें शॉर्ट पेप्टाइड चेन कहा जाता है। एक एंजाइम था लाइपेज, जो आपके लिपिड्स की पॉलीमर को डायरेक्ट मोनोमर में कन्वर्ट कर देता है, यानी फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल। एक एंजाइम था कार्बोहाइड्रेसिस, जो आपके फूड की जो माल्टोस बनी थी अब उन्हें फर्दर ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और एक एंजाइम था एमाइनो पेप्टाइडेसिस, जो आपके फूड की जो शॉर्ट पेप्टाइड चेन्स बनी थी उन्हें फर्दर ब्रेक करके मोनोमर्स यानी अमाइनो एसिड्स बना देता है। तो यूं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में पॉलीमर्स ब्रेक होके मोनोमर्स बन जाते हैं, यानी कि केमिकल डाइजेशन हो जाती है। फिर आपने विलस पढ़ा, स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से में यानी इलियम में विलस थी। और विलस ने क्या किया, आपके जितने भी मोनोमर्स थे विलस के अंदर की जो ब्लड कैपिलरीज थी उनमें डिसॉल्व हो गए, उनके अंदर जो ब्लड है उसमें डिसॉल्व हो गए। ये आपका तीसरा काम एब्सॉर्प्शन हो गया। फिर आपने देखा कि जब लार्ज इंटेस्टाइन में से अनडाइजेस्टेड फूड मूव कर रहा था तो लार्ज इंटेस्टाइन ने उसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड फॉर्म में आ गया, जिसको फीसिस कहते हैं। फीसिस को रेक्टम में स्टोर किया जाता है और एनस से बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, और यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी काम इजेशन था। अब बच्चों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अब जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ डिसऑर्डर्स, जिन्हें हम डिसऑर्डर्स ऑफ गट कहते हैं। बच्चों, पहला डिसऑर्डर जो हम आज लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं वो है डायरिया। डायरिया क्या होता है जी? आपके लार्ज इंटेस्टाइन का ये एक इन्फेक्शन है। आपने अभी आखिरी पार्ट पढ़ा लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इन्फेक्ट हो जाती हैं और जो उसमें से अनडाइजेस्टेड फूड हो रहा है, मूव कर रहा होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन उस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को रीएब्सॉर्ब नहीं कर पाती। लार्ज इंटेस्टाइन अपना काम नहीं कर रही, लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्सॉर्ब नहीं कर पाती। तो इससे जो अब आपकी बॉडी से जो वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड डिस्चार्ज होगा वो वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में डिस्चार्ज होगा। इस कंडीशन को डायरिया कहते हैं। यानी जो बॉडी से वेस्ट डिस्चार्ज हो रहा है वो वाटरी है, उसके अंदर वाटर शामिल हुआ है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायरिया। इसके साथ जो आपके सिम्टम्स आते हैं, आपके पेट में दर्द होगा, नौसिया होगी, वोमिटिंग होगी यानी आपको काई आएगी, उल्टी होगी, बुखार होता है, वेट लॉस भी हो सकता है।
डायरिया की वजूहात की बात करें तो फूड पॉइजनिंग की वजह से आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया आ जाते हैं। वायरस की वजह से आपके लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो जाता है। बाज़ दफ़ा आप दवाइयाँ खाते हैं, उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी आपको जो है वो ये वाला डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जाता है। डायरिया बच्चों उमूमन सिंपली 2-3 दिन अगर आप रेस्ट करें तो इससे सही हो जाता है। और लेकिन डायरिया में अगर बहुत ज़्यादा दिन तक डायरिया रहे तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, और डिहाइड्रेशन जो है वो डेंजरस होती है। तो अगर तो परसिस्टेंट डायरिया है, बहुत अरसे तक डायरिया है, तो फिर डॉक्टर जो है वो उसको अंदेशा होता है कि इंसान को डिहाइड्रेशन ना हो जाए, फिर डॉक्टर जो है वो आपको ORS रिकमेंड करता है। अब बच्चों सेकंड डिसऑर्डर की बात करें तो ये डिसऑर्डर कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। बच्चों कॉन्स्टिपेशन में भी लार्ज इंटेस्टाइन जो है उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन अब आपके वेस्ट में से, अनडाइजेस्टेड फूड में से बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। लार्ज इंटेस्टाइन जब बहुत ज्यादा वाटर अनडाइजेस्टेड फूड में से एब्जॉर्ब करती हैं तो जो फेसिस बनेगा वो बहुत ज्यादा सख्त होगा। ऐसे फेसिस जब रेक्टम में स्टोर होते हैं तो एब्डोमिनल पेन होता है, और जब इन्हें एलिमिनेट किया जाता है, जब इन्हें एनस से रिमूव किया जाता है, तो उस वक्त भी काफी डिफिकल्टी होती है। इसकी वजूहात की बात करें तो अगर हमारे फूड के अंदर डाइटरी फाइबर्स की कमी होगी, बॉडी के अंदर अगर डिहाइड्रेशन हुई हुई है दवाइयों के ज़्यादा इस्तेमाल से, या फिर अगर रेक्टम एनस में ट्यूमर हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में डेवलप हो जाती है। बहुत ज़्यादा पानी पिलाने को कहा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा पानी अगर आप पानी का इस्तेमाल करें, या फाइबर वाले जिनमें डाइटरी फाइबर है ऐसे फूड का इस्तेमाल करें, तो आप कॉन्स्टिपेशन से बचते हैं। और बच्चों आज का आखिरी डिसऑर्डर है पेप्टिक अल्सर। बच्चों पेप्टिक अल्सर क्या है? आपने पढ़ा कि आपके स्टमक के अंदर एक एसिड है जिसको HCl कहा जाता है। आपने ये भी पढ़ा कि आपके स्टमक में म्यूकस होता है जो आपके स्टमक की वॉल को HCl से प्रोटेक्ट करता है। बाज दफा ये म्यूकस जो है जगह जगह से रिमूव हो जाती है, और उन रीजन्स में जो HCl है वो हमारे स्टमक की वॉल को डैमेज करके हमारे स्टमक की वॉल में जख्म पैदा कर देता है। बच्चों इस कंडीशन को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। बाज दफा ये जो HCl की वजह से जख्म हो रहे हैं ये स्टमक में डेवलप होते हैं, बास केसेस में एसोफेगस के अंदर भी डेवलप हो सकते हैं, और बास केसेस में ये ड्यूडेनम के अंदर भी डेवलप हो सकते हैं। तो अगर HCl की वजह से एसोफेगस के अंदर जख्म पैदा हो गए, ये कहलाएगा एसोफेगल अल्सर। HCl की वजह से अगर स्टमक के अंदर सोर पैदा हुई हुई है तो ये गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। और HCl की वजह से अगर ड्यूडेनम के अंदर जख्म पैदा हुए हुए हैं तो ये ड्यूडेनल अल्सर कहलाता है। इसकी वजूहात की बात करें तो अगर मेडिसिन यूज की जाए, मिसाल के तौर पे एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, स्मोकिंग, कॉफी, ज्यादा मसालेदार खाने, ये इसकी वजूहात है। इससे आपको तीनों तरह का पेप्टिक अल्सर हो सकता है, एसोफेगल भी, गैस्ट्रिक भी और ड्यूडेनल भी। इस कंडीशन में फिर आपके पेट में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, आपके स्टमक में, आपके एसोफेगस में, आपके ड्यूडेनम में जलन का एहसास होता है, नौसिया होती है, भूख नहीं लगती, वजन में कमी हो जाती है। इसको आप एल्कलाइन मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, यानी जब आप डॉक्टर अल्सर को ट्रीट करता है तो वो कुछ एल्कलाइन मेडिसिन रिकमेंड करता है जिससे इसका जो है वो इलाज किया जाता है। और खाने में स्पाइसी फूड, स्मोकिंग, कॉफी, टी, इनको अवॉइड करने का कहा जाता है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर डिसऑर्डर्स। आपने पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा और उससे रिलेटेड 3 डिसऑर्डर्स पढ़े। यहाँ पर आपका ये चैप्टर 8 खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक अगले चैप्टर के साथ एक नई शुरुआत करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।